मेरे बच्चों, माँ सर्वोत्तम गुरु मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण के जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है सुबंत प्रकरणम। इस अध्याय को हम बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप सबसे मेरा आग्रह है कि वीडियो को अंत तक देखें। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। संस्कृत में वाक्य सेंटेंस पदों से बनते हैं। संस्कृत के वाक्य दो प्रकार के पद से बनते हैं, सुबंत पद और तिङन्त पद। सुबंत पद शब्द रूप से संबंधित है और तिङन्त पद धातु रूप से संबंधित है। हमने पिछले कई वीडियोस में बहुत सारे शब्द रूप और धातु रूप याद किए। आपको अगर उन्हें देखना है तो मेरे इस चैनल माँ सर्वोत्तम गुरु के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको ढेर सारे शब्द रूप मिल जाएंगे। मैंने शॉर्ट्स के जरिए भी बहुत सारे शब्द रूप आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो संस्कृत वाक्य में दो प्रकार के ही पद होते हैं, सुबंत पद और तिङन्त पद। एक छोटा सा वाक्य देखते हैं, गजः गच्छति। इस वाक्य में दो पद हैं, गजः और गच्छति। इस वाक्य में गजः सुबंत पद है क्योंकि गजः गज शब्द रूप से संबंधित है। गजः गजौ गजा, गजम गजौ गजान हमने पढ़ा है ना। और गच्छति तिङन्त पद है क्योंकि गच्छति धातु रूप से संबंधित है। गम गच्छ धातु प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार गच्छति। गच्छति गच्छत गच्छन्ति धातु रूप भी हमने सीखा है। तो यह जो गच्छति पद है वह तिङन्त पद है। अब एक वाक्य और देखिए, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। इस वाक्य में तीन पद हैं, वृक्षात्, पत्राणि और पतन्ति। तो हमने देखा कि संस्कृत के वाक्य पदों से बनते हैं। आज हम सुबंत पद के बारे में चर्चा करेंगे। तिङन्त पद के बारे में चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना है कि पद किसे कहते हैं। जब किसी शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है तो वह शब्द पद कहलाता है। इस वाक्य को फिर से देखिए, गजः गच्छति। इस वाक्य में गज शब्द है और उसके पीछे अह प्रत्यय लगा है। अह प्रत्यय लगकर यह गजः शब्द बना है जो कि पद है। गज शब्द, गजः पद। उसी प्रकार जब गम गच्छ शब्द के पीछे ती प्रत्यय लगा तो गच्छति पद बना। गम गच्छ शब्द और गच्छति पद। उम्मीद है कि पद किसे कहते हैं ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज हम सुबंत पद पर चर्चा करेंगे जो कि शब्द रूप से संबंधित है। सुबंत क्या है? सूप जोड़ अंत। सुबंत का हम संधि विच्छेद करें तो ये होता है सूप जोड़ अंत। अंत में सूप का लगना। जब किसी शब्द के अंत में सुप लगता है तब जो पद बनता है उसे संस्कृत में सुबंत पद कहते हैं। अब सवाल है कि यह सुप क्या है। सबसे पहले यह जानिए कि सुप प्रत्ययों का एक समूह है जो शब्द रूप से संबंधित है। हमने पिछले कई वीडियो में संस्कृत शब्द रूप सीखा, संज्ञा शब्द रूप,
बालक, लता, मुनि, भानु, फलम इत्यादि। सर्वनाम शब्द रूप तद, अस्मद, युष्मद इत्यादि। विशेषण शब्द रूप हमने सीखा, यादृश, तादृश इत्यादि। शब्द रूप की संरचना में हमने क्या देखा? किसी शब्द के अंत में विभक्ति और वचन के अनुसार अलग अलग प्रत्यय लगते हैं और उस शब्द का रूप और अर्थ अलग अलग हो जाता है। चलिए किसी एक शब्द का शब्द रूप देखते हैं। बाईं तरफ विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। संस्कृत व्याकरण में यही 7 विभक्तियां हैं। प्रत्येक विभक्ति के 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इस संरचना में अकारांत पुल्लिंग शब्द गज शब्द के शब्द रूप देखते हैं। प्रथमा विभक्ति तीनों वचनों में गजः, गजौ, गजाः। द्वितीया विभक्ति तीनों वचनों में गजम, गजौ, गजान। तृतीया विभक्ति तीनों वचन में गजेन, गजाभ्याम, गजय। चतुर्थी विभक्ति तीनों वचन में गजाय, गजाभ्याम, गजेभ्यः। पंचमी विभक्ति तीनों वचन में गजात, गजाभ्याम, गजेभ्यः। षष्ठी विभक्ति तीनों वचन में गजस्य, गजयोः, गजानाम। सप्तमी विभक्ति तीनों वचन में गजे, गजयोः, गजेषु। देखिए इन 7 विभक्ति और तीनों वचनों में गज शब्द के पीछे कौन से प्रत्यय लग रहे हैं? प्रथमा विभक्ति एक वचन में अह, गजः। द्विवचन में औ, गजौ। बहुवचन में गजाः, आह, आह प्रत्यय लग रहे हैं। फिर द्वितीय विभक्ति एक वचन में गजम, अम प्रत्यय। द्विवचन में गजौ, औ प्रत्यय। बहुवचन में गजान, आन प्रत्यय। गज के बाद आन प्रत्यय लग रहा है तब गजान बन रहा है। तृतीय विभक्ति एक वचन में गजेन, एन प्रत्यय लग रहा है। द्विवचन में गजाभ्याम, गज के साथ आभ्याम प्रत्यय लग रहा है तब गजाभ्याम पद बन रहा है। बहुवचन गजय, गज के साथ ऐ प्रत्यय लग रहा है। उसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति गजाय, गजाभ्याम, गजेभ्य प्रत्यय क्या लग रहे हैं? आय, आभ्याम, एभ्य। पंचमी विभक्ति में गजात, गजाभ्याम, गजेभ्य। आत, आभ्याम, एभ्य। षष्ठी विभक्ति में गजस्य, गजयोः, गजानाम। तो प्रत्यय क्या लग रहे हैं? अस्य, योः, आनाम। सप्तमी विभक्ति में क्या लग रहा है प्रत्यय? एक वचन में गजे, गज के साथ ए प्रत्यय। द्विवचन में गजयो, गज के साथ यो प्रत्यय लगकर पद बन रहा है गजयो। गजेषु बहुवचन में गज के साथ एषु प्रत्यय लग रहा है। तो ये तो हो गया अकारांत पुल्लिंग शब्द के पीछे लगने वाले प्रत्यय। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के पीछे लगने वाले प्रत्यय कुछ अलग हैं। जैसे लता शब्द के शब्द रूप देखते हैं, उनमें लता शब्द के पीछे कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं देखिए। लता, लते, लता, आ, ए, आह प्रत्यय लगे। लताम, लते, लता, आम, ए, आह प्रत्यय लगे। लतया, लताभ्याम, लताभि, अया, आभ्याम, आभि लगा प्रत्यय। लतायै, लताभ्याम, लताभ्य, फिर आयै, आभ्याम, आभ्य प्रत्यय लगे। लताया, लताभ्याम, लताभ्य,
आया, आभ्याम, आभ्य। लता के साथ इस तरह के प्रत्यय लगकर एक नया पद बन रहा है। लताया, लतयो, लतानाम। आया, अयो, आनाम प्रत्यय लगा। सप्तमी में लतायाम, लतयो, लतासु। आयाम, अयो, आसु। इसी प्रकार इकारांत, दीर्घ इकारांत, उकारांत, दीर्घ उकारांत इत्यादि जितने भी शब्द के शब्द रूप हैं उनमें हमें थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? संस्कृत व्याकरण में संधि इत्यादि इसके अनेक कारण हैं। हमें उन्हें विस्तार से जानने की जरूरत अभी नहीं है। हमें अभी सूप को समझने की जरूरत है जो शब्द रूप से संबंधित है। तो शब्द रूप में हमने क्या देखा? किसी भी शब्द के शब्द रूप में 7 विभक्ति और प्रत्येक विभक्ति के 3 वचन हैं। ध्यान से सुनिएगा। हमने यह देखा कि प्रत्येक विभक्ति और प्रत्येक वचन में शब्द के पीछे प्रत्यय लग रहे हैं और शब्द पद बन रहे हैं। 7 विभक्ति के 7 प्रत्यय और प्रत्येक विभक्ति के 3 वचन, यानी प्रत्येक विभक्ति के 3 प्रत्यय, कुल मिलाकर 7 गुना 3 बराबर 7 या 21 प्रत्यय। तो किसी भी शब्द रूप में 21 प्रत्यय होते हैं। संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय को विभक्ति भी कहते हैं। तो किसी भी शब्द रूप में 21 प्रत्यय या विभक्तियां होते हैं जिन्हें सुप कहते हैं। इन्हीं 21 प्रत्ययों को, विभक्तियों को सुप कहते हैं। अब चलिए समझते हैं कि इसे सुप क्यों कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में व्याकरणविद इन 21 प्रत्ययों या विभक्तियों को इस प्रकार लिखते हैं। स्वौ ज समौट छष्टाभ्याम भेस ङेभ्याम भ्यस ङ सिभ्याम भ्यस ङसोग सांगं यो सुप। यह सूत्र उच्चारण में मुश्किल है, लेकिन व्याकरणविद इन सूत्र का निर्माण कर 21 प्रत्ययों को इसी के अंदर रखा है। तो चलिए इन 21 प्रत्ययों को, विभक्तियों को शब्द रूप की संरचना में रखकर इसे याद करते हैं। सु औ जस, अम औट शस, टा भ्याम भिस, ङे भ्याम भ्यस, ङसी भ्याम भ्यस, ङस ओस आम, ङी ओस सुप। ये हुए किसी शब्द के पीछे लगने वाले 21 प्रत्यय। पूरे 21 प्रत्यय को एक साथ कहते हैं सुप। इसे सुप क्यों कहते हैं? सबसे पहला प्रत्यय सु और सबसे अंतिम प्रत्यय सुप के अंतिम वर्ण प हलंत को लेकर बना है सु जोड़ प बराबर सुप। ऐसा नहीं है कि सबसे नीचे 21वां प्रत्यय जो है, 21वां विभक्ति जो है सुप, उसके नाम से सुप पड़ा है, ऐसा नहीं है। सबसे शुरू का वर्ण सु और सबसे अंत का वर्ण सुप का प हलंत, ये दोनों मिलाकर सुप प्रत्यय या विभक्ति बना है, जिसके अंतर्गत 21 प्रत्यय या विभक्ति आ जाते हैं। सुप कहने से ही हमें समझना होगा कि पूरा 21 प्रत्यय के बारे में कहा जा रहा है। कोई शब्द जब इन विभक्तियों या प्रत्ययों में होता है तब वह पद
सुबंत कहलाता है। यानी जब किसी शब्द के पीछे सुप लगता है तो वह सुबंत पद कहलाता है। संज्ञा और संज्ञा सूचक शब्द सुबंत के अंतर्गत आते हैं। मैंने कहा ना कि सुबंत पद शब्द रूप से संबंधित है और संज्ञा सूचक शब्द के ही तो शब्द रूप होते हैं। संस्कृत व्याकरण की पुस्तकों में सुप विभक्ति की आकृति ऐसी भी लिखी होती है, अह, औ, अह या आह, औ, अह या आह, आ भ्याम भी, ए भ्याम भ्यः, अह भ्याम भ्यः, अह ओह आम, ई ओह सु। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि सुप क्या है और सुबंत पद क्या है। अब जब सुबंत पद शब्द रूप से संबंधित है तो चलिए शब्द रूप पर थोड़ी चर्चा हो जाए। हम अकारांत पुल्लिंग शब्द छात्र शब्द का शब्द रूप पहले देखते हैं और उसकी समानताएं देखते हैं कि याद करने में किस तरह से आसानी होती है। छात्र, छात्रौ, छात्राः, छात्रं, छात्रौ, छात्रान्, छात्रेण, छात्राभ्यां, छात्रैः, छात्राय, छात्राभ्यां, छात्रेभ्यः, छात्रात्, छात्राभ्यां, छात्रेभ्यः, छात्रस्य, छात्रयोः, छात्राणां, छात्रे, छात्रयोः, छात्रेषु। देखिए, छात्र शब्द रूप में प्रथमा द्वितीया द्विवचन में छात्रौ छात्रौ एक जैसा है। तृतीया चतुर्थी और पंचमी द्विवचन छात्राभ्याम 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 एक जैसा है। चतुर्थी और पंचमी बहुवचन छात्रेभ्यः छात्रेभ्यः। षष्ठी और सप्तमी द्विवचन छात्रयोः छात्रयोः एक जैसा है। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द छात्रा शब्द रूप देखते हैं। छात्रा, छात्रे, छात्राः, छात्रां, छात्रे, छात्राः, छात्रया, छात्राभ्यां, छात्राभिः, छात्रायै, छात्राभ्यां, छात्राभ्यः, छात्रायाः, छात्राभ्यां, छात्राभ्यः, छात्रायाः, छात्रयोः, छात्राणां, छात्रायां, छात्रयोः, छात्रासु। इसमें भी हमें प्रथमा और द्वितीया द्विवचन में एक ही जैसा शब्द रूप दिखाई दे रहा है, छात्रे छात्रे। और तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में छात्राभ्याम छात्राभ्याम छात्राभ्याम। चतुर्थी और पंचमी बहुवचन छात्राभ्यः छात्राभ्यः। षष्ठी सप्तमी द्विवचन छात्रयोः छात्रयोः। यहाँ एक और हमें दिख रहा है कि पंचमी और षष्ठी एक वचन में छात्राया छात्राया एक जैसा ही है। तो ये सब अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमें शब्द रूप याद रखने में आसान होता है। प्रायः सभी प्रकार के संज्ञा शब्द रूप इन बिंदुओं पर एक समान हैं, इन्हें याद रखें। प्रथमा और द्वितीया द्विवचन एक समान, द्वितीया एक वचन में म प्रत्यय लगता है। तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन भ्याम प्रत्यय। चतुर्थी और पंचमी बहुवचन भ्यः प्रत्यय। षष्ठी बहुवचन नाम याणाम याम वाम आम इत्यादि शब्द के अनुसार प्रत्यय लगता है। षष्ठी और सप्तमी द्विवचन योः प्रत्यय लगता है। सप्तमी बहुवचन में शु या सु प्रत्यय लगते हैं। आज इतना ही। अगले वीडियो में शब्द रूपों में समानता और असमानता को ध्यान में रखते हुए शब्द रूपों को आसानी से याद करने के तरीकों का अभ्यास करेंगे। आप सभी स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।